एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी मेंटर। देखिए, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे ज्यादा डिमांडेड वीडियो, दैट इज हाउ टू गेट 120 प्लस इन यूपीएससी प्रीलिम्स। देखिए, हम सबको पता है कि मेंस जो है वो फिर भी निकल सकता है, बट प्रीलिम्स जो है ना वो सबसे टफ स्टेज होती है यूपीएससी की। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 लाख स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरते हैं एंड उसमें से करीब बस 15,000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट बस 1% लोग जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जो है हमारे लिए यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं आपके लिए कुछ ऐसे तरीके लेकर आई हूँ, मैं आपको कुछ ऐसी लॉजिकल रीजनिंग्स बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। मेरा नाम है कशिश मित्तल। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड 2023 को क्लियर किया है। तो ठीक है, देखिए, मैं यहाँ पे अपने 2022 और 2023 के पेपर से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपको ये बताने के लिए। देखिए, 2023 का पेपर टफेस्ट प्रीलिम्स था, वहाँ पे करीबन 75 कट ऑफ गई थी। मैंने उस कट ऑफ को भी अप्रोक्स जो है 20 मार्क्स ज्यादा से क्लियर किया था उस टाइम पे। तो मैंने ये काम कैसे किया, मैंने किस तरीके से बार बार यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर किया है, मैं आपको वो चीजें बताऊंगी। देखिए, एक होती है यूपीएससी में नॉलेज। नॉलेज के थ्रू जो है ना, आप करीब 30 क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। उसके आगे जो आप आगे के 35 क्वेश्चन सही करेंगे ना, 30 से 35 क्वेश्चन, वो आपको करने पड़ेंगे अपनी रीजनिंग वहां जाके लगा के। आप कितना भी पढ़ लो, आप यूपीएससी प्रीलिम्स में 30 से 35 क्वेश्चन से आगे अपने नॉलेज के दम पे नहीं क्लियर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको जो है ना लॉजिकल रीजनिंग बताऊंगी कि आप लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करके कैसे करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं पेपर में। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है। नॉलेज इज प्राइमरी। अगर आप नॉलेज के बलबूते पे 30 से 35 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे ना, तो लॉजिकल रीजनिंग किसी काम की नहीं है। आप सबको पढ़ना है, बट जो लोग कहते हैं ना, मैम हमने तो बहुत पढ़ाई करी, हमने सारी बुक्स पढ़ ली, हमने बार बार पढ़ी, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। आपने बहुत पढ़ लिया है, उसके बाद आप कैसे अपना स्कोर बढ़ाएंगे, ये उस चीज के लिए। तो ठीक है, देखिए, ये था 2022 का क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया था। ये मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जहां पे मुझे बहुत कम नॉलेज थी क्वेश्चन के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें किसी को नॉलेज नहीं होती। आपको क्या लग रहा है जिन्होंने पेपर निकाला था उनको ऐसे क्वेश्चन की नॉलेज थी? ये नहीं था। उन्होंने वहां जाके अपना दिमाग लगाया था, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाया था, उससे वो इस पेपर को क्लियर कर पाए थे वहां जाके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है with reference to T-board in India, consider the following statements. T-board is a statutory body. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Welfare Ministry. T-board's head office is situated in Bangalore. The board has overseas office in Moscow. देखो, अब यहाँ पे ना चारों ही फैक्चुअल है। अब जब चारों ही फैक्चुअल है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, और किसी को इन चारों फैक्ट्स के बारे में एग्जैक्टली नॉलेज नहीं होगी पेपर में। देखिए, जब यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज, मैंने मल्टीपल टाइम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया। उसको एनालाइज करके मुझे जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट देखा कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है। मैंने अपना कॉमन सेंस करके ये पता लगा लिया कि हाँ, ये इसको गलत करना सबसे ज्यादा आसान है। देखो, आपको पेपर में जाके ये आइडेंटिफाई करना है कि सबसे इजीली हम किसे गलत कर सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री होता, कितना आसान है उसको रिप्लेस कर देना हेल्थ मिनिस्ट्री से। आप एग्जामिनर के दिमाग के अंदर घुसो कि वो किसको गलत जल्दी बनाएगा। और मुझे पता है यूपीएससी प्रीलिम्स के मैंने जितने भी पीवाईक्यू देखे हैं, वो लोग मिनिस्ट्रीज को बहुत जल्दी गलत करते हैं। इसलिए मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 हटाया। 2 हटाते मेरा बी हट गया। अब आता है ये दो ऑप्शंस। द टी बोर्ड्स हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे किया। मैं ना इधर लिटरली मैं यहाँ पे एग्जामिनर के दिमाग के अंदर घुसी थी उस टाइम पे। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा देखो, ओवरसीज ऑफिस जो होते हैं ना, मल्टीपल प्लेसेस पे होते हैं, किसी भी जगह के, कोई एक या दो जगह पे नहीं होंगे। अब ओवरसीज ऑफिस पे जब उस एग्जामिनर ने भी पूरी लिस्ट देखी होगी, मानिए यहाँ पे 15 ऑफिस है इनके ओवरसीज,
क्योंकि एग्जामिनर उनमें से छाटेगा, अच्छा ये इसमें ऑप्शन नहीं है, अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे दुबई नहीं लिखा है तो अब मैं दुबई लिख देता हूँ। ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं ना वो जनरली कॉपी पेस्टेड होते हैं, तो वो सही होगा। बट ये बेंगलुरु है, अब देखो जो हेड ऑफिस होगा ना वो बस एक ही होगा। एग्जामिनर को कहीं पे लिखा हुआ दिखा होगा टी बोर्ड का हेड ऑफिस जो है सपोज करो यहाँ पे दार्जिलिंग में है, तो उसके लिए कितना आसान है कि दार्जिलिंग से वो बेंगलुरु कर दे। बट यहाँ पे ना दुबई को गलत करने के लिए उसको पूरी लिस्ट को जाके ओवरसीज ऑफिस की छानना पड़ेगा कि दुबई कहीं लिस्ट में तो नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या चीज बोलना चाह रही हूँ कि ऑप्शंस को गलत कैसे बनाया जाता है। एग्जामिनर अपना काम यहाँ पे आसान करेगा, तो मैंने क्या सोचा कि टी बोर्ड ऑफिस हेड ऑफिस तो एक ही होगा, बैंगलोर को रॉन्ग करना बहुत आसान है। तो मैंने यहाँ पे 3 को काटा, 3 को काटती मैं यहाँ पे अपने आंसर पे आ गई, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 एंड 2। एंड जब मैंने घर आके टैली किया तो यही आंसर था। एंड मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, ये उस टाइम पे मैंने काफी अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया था, बहुत कम लोग थे जो इस तरीके से क्वेश्चन को जाके सॉल्व कर पाए थे, एंड मैक्सिमम लोग उस टाइम पे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए थे पेपर में। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपको बिल्कुल नॉलेज भी ना हो ना तब भी आप कैसे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। अब देखिए आ जाता है अगला सवाल। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। देखिए 1919 एक्ट हम सब डिटेल में पढ़ के जाते हैं, हमें पता होता है उसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स है, उसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है। बट मैं आपको ना इसके आगे का गारंटी से बता सकती हूँ 99.9% यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये नहीं पता कि रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें और ट्रांसफर सब्जेक्ट में। बट फिर भी लोग इसे सही करके आए थे अपने आप को लिस्ट में लाने के लिए। मैंने इसे कैसे सही किया था, देखिए पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सेकेंड है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, थर्ड इज लैंड रेवेन्यू एंड फोर्थ इज पुलिस। अब मैंने यहाँ पे ना ऑप्शंस देखे कि देखो ये ना 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइडेड है। अब मेरे को एक बात समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पे ना कोई एक है जो गलत है, बाकी 3 सही है। मतलब 3 एक ग्रुप में आएंगे और एक जो है ऑड वन आउट है, तो मतलब मुझे वो ऑड वन आउट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो मैंने क्या सोचा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और पुलिस, ये तो दो एक जैसे लग रहे हैं, जस्टिस हो रहा है पुलिस हो रहा है, पुलिस होगी तभी तो जस्टिस होगा, तो मुझे लगा 1 एंड 4 तो एक साथ आने ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 और 4 मैं यहाँ तक पहुंच गई 50-50 तक। फिर मैंने देखा अब बचे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और लैंड रेवेन्यू। मैंने फिर यहाँ पे कॉमन सेंस लगाया कि उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था कि उन्हें यहाँ पे लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करना है, पैसा होना चाहिए, पुलिस उनके हाथ में होनी चाहिए, उन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं था। इनफैक्ट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 1992 में जाके हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया। उससे पहले तो इंडिपेंडेंस के बाद भी हमने भी ध्यान नहीं दिया था। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे क्यों उसको ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शंस के साथ रखेंगे जैसे कि पुलिस है, लैंड रेवेन्यू है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन 3 से ऑड वन आउट हो रहा है। तो जैसे 2 हटा वैसे मैं यहाँ पे आंसर पे पहुंच चुकी थी, दैट इज आंसर नंबर सी, 1, 3 एंड 4। इससे मुझे पता चल गया कि हाँ देखो इसका ये सही आंसर है। अब आ जाते हैं अगला। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या सोचा। देखिए सबसे पहले ना हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, मुझे ये सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट दिखा पेपर में। स्तूपा वॉज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, कितना जनरल स्टेटमेंट है, इसको कोई कैसे गलत बना सकता है। तो मुझे पता था कि हाँ ये चीज तो यहाँ पे सही है, तो मैंने सेकंड को सही मान लिया। अब स्तूपा वॉज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर। मैं बताऊँ जब इस तरीके के डिफिकल्ट नाम आते हैं ना तो वो जनरली सही होते हैं, कहीं से कॉपी पेस्टेड होते हैं। जब एग्जामिनर को कुछ गलत करना होता है ना तब पता है कैसे आपको वर्ड दिखेंगे, ओनली, मैनी, सम। इतने टफ क्वेश्चंस ना, इतने टफ वर्ड्स कोई अपने आप अपने दिमाग से सोच नहीं सकता है। ये है मतलब ये चीज सही है। अब आते हैं कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पे फर्स्ट इसमें लॉजिक बताया था ना कि बैंगलोर को गलत करना कितना आसान है और दुबई और मॉस्को को गलत करना कितना मुश्किल है, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो बुद्धिज्म है, मैं तुरंत जो है इसको ऑल्टरनेटिव सोच सकती हूँ कि जैनिज्म हो सकता है, वैष्णविज्म हो सकता है यहाँ पे, या फिर वैदिक पीरियड भी हो सकता है,
तो मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी यार, ये ना ये यहाँ पे बुद्धिस्ट चीज है ना, इससे गलत करना बहुत आसान है, इन्होंने यहाँ पे कोई घपला की है, तो मतलब ये आंसर में नहीं होगा, तो उससे मैं पहुंच गई थी ओनली 2 ऑप्शन। तो देखिए ये मैं आपके लिए आज से 3 सवाल लेके आई थी जो मैंने सॉल्व किए थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस बना के लेकर आऊं ताकि आपको हेल्प हो, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में टाइप करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बना के लेकर आऊं। ठीक है गाइस, अब हम आपसे कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।